नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये ज्ञात है कि इस चैनल के माध्यम से ड्राइंग की प्रिपरेशन हमने यहां पर प्रारंभ की हुई है। इससे पूर्व 3 वीडियोज आ चुकी हैं। आज उसी क्रम में अगर हम देखें तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो अंतराल पे रहने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कला का वर्गीकरण की, अगर बात करें जैसे हमने कला के को कितने भागों में विभाजित किया है, आप सभी को पता है कि 6 भागों में हमने विभाजित किया। तो आज उसी कड़ी में मैं आप लोगों के लिए अंतराल या स्पेस लेके आया हूँ। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप में, चाहे आप टीजीटी या पीजीटी का दे रहे हो या नेट या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के दे रहे हो, तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, हम अंतराल की अगर हम जहाँ पर बात करते हैं तो अंतराल क्या है? धरातल का वह भाग, धरातल का भूमि का वो भाग, अगर हम कहें धरातल का वह भाग जिस पर कलाकार कला का निर्माण कर कार्य करता है, उसे ही क्या कहा? अंतराल का। जब कोई कलाकार किसी धरातल पर या किसी स्थान पर या भूमि पर जब खड़ा होकर या वहां पर जब खड़ा रहता है या किसी प्रकार का क्रियात्मक कार्य करता है, किस पर? उस धरातल पर, उस धरातल के उस भाग पर बात कर रहे हैं जहां पर जो कलाकार किसी कार्य को या किसी चित्र को चित्रांकन कर रहा है, तो वो कार्य जो कर रहा है, जिस कार्य का निर्माण कर रहा है, तो वो क्या होता है? वो धरातल होता है। धरातल के बिना चित्र को उकेरा नहीं जा सकता है जब तक आपके पीछे सपोर्ट नहीं होगा किसी चीज पर। अगर आप मान लीजिए भूमि पर, जब आप भूमि पर किसी लकड़ी से या किसी औजार से किसी प्रकार की रेखाओं का निर्माण करते हैं, जो निर्माण करते हैं जिस स्थान पर या भूमि पर, जब कलाकार उसमें कुछ आकृतियों को निर्मित करता है, तो वो क्या कहलाया जाता है? वो उस जो निर्माण का जो कार्य है वही आपका क्या कहा जाता है? धरातल। अगर थोड़ा इसको दूसरे शब्दों में देखें, धरातल की थोड़ा सा डेफिनेशन को समझें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी स्पष्ट तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, अंतराल जहाँ हम बात करें, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करें। जिस धरातल या भूमि पर चित्र का निर्माण होता है, देखिए जिस स्थान पर या जिस धरातल पर चित्र का निर्माण होता है, तो उस धरातल पर अगर हम बात करें तो धरातल पर जो चित्र का निर्माण होता है वो द्विआयामी रूप में किया जाता है, ठीक है। जब द्विआयामी रूप में जब चित्र का निर्माण किया जाता है भूमि पर, तो वही क्या होता है? आपका अंतराल उसे कहा जाता है, ठीक। जब अंतराल उसे कहा जाता है तो कला में यह चित्र भूमि एक तत्व है जिसे आकृति की बनावट या स्थिति का ज्ञान होता है। जब हम भूमि पर किसी चित्र को बनाते हैं या उकेरते हैं या आकृति की डिजाइन बनाते हैं, तो उस आकृति की डिजाइन में स्थिरता का ज्ञान हमें प्राप्त होता है कि वो एक जगह पर स्थिर होकर उस चित्र को निर्मित हो रहा है और चित्र उसी स्थान पर अपने आप पे बना हुआ है। और अगर हम प्रमाण की दृष्टि से देखें, इस दृष्टि से ये हमें प्राप्त होती है कि रूपों का जो संतुलन हमें इसमें देता है। आप रूप आकृतियों के आधार पर जो निर्मित हो रहे हैं, जिस चीज की कल्पना हमने की, जिस चीज को हम बना रहे हैं, जब वो निखर के सामने आता है तो वो आपका क्या होता है? चित्रपट, जो हमारा जो चित्रांकन जो हम कर रहे हैं, तो वो रूपों का परस्पर संतुलन होता है। कहीं ना कहीं उसमें सौम्यता लिए होता है, उसमें भाव लिया जाता है, उसमें भाव विभंग का लिया लेते हैं, जीवन पर्यंत टाइप का क्या लिया जाता है? भाव लिया जाता है, जिसमें भाव का संचार इसमें रहता है। अब ये आप कह रहा है कि यहाँ पर 29 वाले जो चित्र है ना, उस 29 के चित्र को हम अगर देखें तो यहाँ पर आप स्पष्ट तौर पर समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो निर्मित होता है 29, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये एक धरातल है। धरातल पर या किसी स्थान पर जब ये चित्र को उकेरा गया है, जब इसको हम बना रहे हैं, जैसे अ है या ब है, तो वो स्थिरता, ये स्थिरता लिए हुए है। और जो चित्रों का जो रूपों की अगर हम बात करें, तो रूपों की ये जो दिख रहा है, ये रूपों का क्या है? पूर्ण रूप से आपका जो चित्रांकन आपके समक्ष ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब जहाँ तक अगर हम बात करें कलाकार के नज़रिए से देखें, तो कलाकार के लिए जो पहली समस्या खाली चित्र भूमि पर अंकन करने के लिए आती है। जब किसी भी चित्र को आप बनाते हो, तो सर्वप्रथम आपके सामने जो समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो वो आपके क्या हो जाती है कि भैया मेरा जो चित्र है, जो धरातल पर मैं
किस प्रकार से उकेरूंगा, उसका सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, और उसके जो पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि की ओर उसके चारों ओर जो सहायता लाइन होती हैं, जो उसकी सहायक रेखाएं होती हैं, वो किस प्रकार से उभर के समक्ष आएंगे, और उसमें वर्ण का किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा, और जब वर्ण का जो प्रयोग किया जाएगा फिर उसमें टोन किस प्रकार से रहेगा, और जो पोत की अगर हम बात करें तो वो तमाम चीज़ें हम देखते हैं। जब इन चीज़ों का जगह हम प्रयोग कर लेते हैं तो चित्र में एक स्वाभाविकता जीवित हो जाती है, उसमें कहीं ना कहीं भाव संचार की रूप में वो निखर के समक्ष आ जाता है। जब हम किसी द्विआयामी चित्र में यदि हम तान और पोत का साथ ही अगर हम कहें वर्ण का अगर यदि हम प्रयोग करते हैं तो वो द्विआयामी ना रहते हुए वो त्रिआयामी हो जाता है। और मनुष्य की, मैंने पिछली दफे भी आपको अपनी वीडियोज में कहा था कि जो मनुष्य की जो आंखें हैं वो त्रिआयामी या 3 डायमेंशन वो देख पाती है, तो इसलिए अंतराल में ये चीजें महत्वपूर्ण होती है। अब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतराल कितने प्रकार का होता है, यहाँ पर दिख पा रहे हो गया। अब अंतराल कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का क्या होता है, अंतराल को हमने 2 भागों में इसको विभाजित किया हुआ है। एक तो होता है सक्रिय और एक सहायक। अब ये सक्रिय क्या है और सहायक क्या है, इसे हम थोड़ा समझेंगे। अगर हम सक्रिय अंतराल की अगर बात करें जो पहले नंबर का है, तो इसमें क्या होता है, चित्र की प्रधानता एवं महत्वपूर्ण आकृतियां जहां अंकित की जाती हैं वो क्या है, सक्रिय अंतराल उसे कहा जाता है। जब हम चित्र को बनाते हैं, यदि आप किसी कैनवास को लेते हो या किसी बोर्ड को लेते हो या किसी पेपर को लेते हैं या किसी हम कार्डबोर्ड में ले लें या किसी माध्यम में अगर आप चित्र बना रहे हो, तो उसमें सबसे पहले जो आपकी दृष्टिपटल में जो एक चीज उभर के सामने आएगी, तो चित्र की प्रधानता क्या रहेगी और चित्र में जो क्या महत्वपूर्ण चीज हम दर्शा रहे हैं वो स्पर्श है या नहीं है। जहां पर आप चित्र को उकेर रहे हो, जहां पर चित्र की प्रधानता या कहें उसका सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करें, तो वो महत्वपूर्ण आकृतियां जहां पर हम अंकित करते हैं, तो वही क्या होते हैं, सक्रिय आकृतियों के रूप में वो अपना प्रतिनिधित्व करती हैं, ना कि सहायक रेखाएं। जब ये सक्रिय रेखाएं क्या होती है, जब पेंटिंग बनती है, अगर हम बात करें तो जो पेंटिंग बनती है तो उसको जब हम किसी व्यक्ति विशेष द्वारा देखा जाता है, तो व्यक्ति विशेष के दृष्टिपट पर या उसके हृदय मन में जो भाव पहले संचार होता है या जो प्रचार जो उसका होता है, तो वो आपके जो सहायक अंतराल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये होती है। अब मैं कहूँ सक्रिय आकृति में, अब मैं कहूँ सहायक अंतराल। अब सहायक अंतराल क्या होती है, चित्र का जो भी भाग शेष बच जाता है ना, जो प्राय पृष्ठभूमि के रूप में जो रहता है, वो आपकी अंतराल, सहायक अंतराल के रूप में हम जानते हैं। देखिए, आपने तो बीच में कोई चीज आपने ड्रॉ कर दी, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद अगर मैं थोड़ा सा प्रकृति का ही उदाहरण लूं या फिर किसी प्राकृतिक दृश्य या फिर हम कहें किसी व्यक्ति विशेष का अगर हम चित्रांकन कर रहे हैं, जब हम व्यक्ति विशेष का चित्रांकन यदि हम अपने पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में करते हैं, तो उसके जो पीछे का जो पोर्शन है, जो उसका अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें उकेरने की आवश्यकता पड़ जाती है कि उस चित्र की जो सजीवता या उसकी भाव विहंगमा की अगर हम बात करें वो निखर के समक्ष आ जाए। उसी प्रकार से सहायक अंतराल की सबसे अच्छी जो बात है वो प्रकृति के अंतर्गत जो चित्र बनते हैं उसमें अपनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती हैं। जैसे आपने जो मुख्य भूमि में हमने कहा ना कि प्रधान और महत्वपूर्ण आकृतियां जहां पर अंकित की जाती, अगर आपने किसी प्राकृतिक दृश्य के अंतर्गत जो पेड़ों को प्रमुखता दी या पहाड़ों को प्रमुखता दी, और साथ ही आपने वहां पर जो गांव का दृश्य जो बनाया, घर मकान जो ये आपने दी, उसके जब ये प्रमुख चीजें जो आपने दर्शा दी, तो उसमें जो शेष चीजें जो रह जाती हैं, जो पृष्ठभूमि के रूप में रहता है, तो वो आपकी सहायक रेखा कहा जाता है। तो उसमें जैसे आपकी हरी घास है, पंछियों का उड़ना है, या कलकल करती हुई जो पक्षियां हैं, या फिर उसमें चरती हुई गाय हैं, या इस प्रकार से जो चीज़ें दिखाई दे रही हो, या कुएं से पानी निकालने के लिए, या फिर आप तरह तरह की चीज़ें दिखा रहे हो, या फिर उसमें जो पेड़ से फूल गिरते हुए, तो जो ये चीज़ दिखाओगे वो सहायक के रूप में होती है। और जब सहायक चीज़ें उसमें प्रयोग की जाती है, तो आपका जो चित्र होता है
वो बहुत ही ज़्यादा शानदार और आकर्षक ये बन जाता है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन क्या बनता है, दृश्य कला में अंतराल से क्या तात्पर्य है। जब हम अंतराल दृश्य, जब हम दृश्य का मतलब है जिस चीज को हम देख सकते हैं, जो हमारे प्रत्यक्ष तौर से हमें दिखाई देती है अंतराल के अंतर्गत, उसके तात्पर्य की बात करें तो वहां पर क्या होता है, रिक्त स्थान रह जाता है। ठीक है, और देखिए वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु या स्थिति हो या क्या कहलाता है, तो वहां पर वो चीज को जो हम कहेंगे वो आपका अंतराल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, किसी शून्य अंतराल में सक्रियता कब उत्पन्न होती है। कब उत्पन्न होती है सक्रियता, केवल एक बिंदु रखने से। देखिए सक्रियता कब आती है, जब आप किसी पेंटिंग को एक बिंदु से प्रारंभ करते हैं, जब बिंदु से उसकी शुरुआत होती है, फिर वो रेखाओं के माध्यम से, छोटे छोटे रेखाओं के माध्यम से जब चित्र को उकेरा जाता है, तो वो क्या होता है, आपके चित्र का बनने का वहां से सिलसिला प्रारंभ होता है। ये क्या कर रहा है, किसी शून्य क्या होगा, जहां से आप एक पॉइंट रख रहे हो, तो शून्य अंतराल में सक्रियता उत्पन्न कब होती है, जब आप केवल एक बिंदु से किसी चित्र को निर्मित करना प्रारंभ करते हो। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये कह रहा है कि प्रभावशाली अंतराल का सृजन चित्र तल पर कैसे किया जाता है। प्रभाव की बात करें, देखिए आपका जो चित्र है वो कितना आकर्षित और प्रभावशाली है, वो उसकी जो उसका चित्र तल है, जो पृष्ठभूमि है, जब हमने कहा ना भूमि अंतराल कहीं किसी स्थान पर की जब हम बात कर रहे थे, तो यही है वो। तो अगर प्रभावशाली अंतराल का सृजन चित्र तल पर कैसे किया जा सकता है, तो ये क्या होता है, आकृतियों के माध्यम से दूरी छोड़कर उसको बनाया जा सकता है। जब आकृतियां जब हम निर्मित करते हैं तो उसमें थोड़ा सा गैपिंग रखते हैं, मध्य की दूरियां उसमें थोड़ा सा रखकर उसको हम चित्रांकन करते हैं। ठीक है, अब अक्ष अंतराल क्या है, ये आपको कभी क्वेश्चन बनता है, तो वह क्षेत्र जहां चित्रकार ने कार्य प्रारंभ किया है। ठीक है, चित्रकार कार्य प्रारंभ नहीं किया है, याद रखिएगा कि उस चित्रकार द्वारा उस कार्य को अभी शुरुआत की तौर पर नहीं किया गया है, उसे हम कहते हैं। ये क्या कर रहा है, अक्ष अंतराल क्या है, वह क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां चित्रकार ने कार्य अभी प्रारंभ नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। दोस्तों, अगर जो व्यक्ति, जो छात्र अगर पर्टिकुलर रूप से क्लास लेना चाहता है, मैं तो यहाँ पर इसी प्रकार से वीडियो टाइम लगता है तो डाल देता हूँ। जो व्यक्ति, जो छात्र किसी भी रूप से अगर इस क्लास में ज्वाइन होना चाहता है, ऑनलाइन क्लासेस में जो हमारी प्रतिदिन संध्या 9 बजे से प्रारंभ होते हैं, ये जितना टॉपिक चलता है उसी के आधार पर हमारी क्लासेस चलती हैं, वो बच्चा क्लास ज्वाइन कर सकता है। कमेंट सेक्शन पर अपना कांटेक्ट करें मेरे को, तो मैं आपको वहाँ पर उस क्लास में जोड़ दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे, अंतराल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये आ गया। देखिए अंतराल को अगर हम बात करें तो 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक तो समविभाजन है, एक असमविभाजन है। अब समविभाजन असम विभाजन क्या है, थोड़ा सा इसको भी हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, आप कहोगे पहले भी तो हमने 2 भागों में बांटा, तो अंतराल के कितने प्रकार हैं, तो अंतराल के 2 प्रकार होते हैं, सक्रिय और सहायक। मैंने कहा कितने प्रकार होते हैं पूछ रहा है, तो अब यहाँ पर हम जो विभाजन की बात करें, तो जब अंतराल को हम जो विभाजन करते हैं वो आपके 2 भागों में इसको विभाजन करें, और आपके प्रकार भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सम विभाजन, सभी दिशाओं में समान अंतराल का विभाजन, चाहे दायां बायां ऊपर नीचे आमने सामने, स्वाभाविक उदासी या सौम्य या भाव से चित्रित बनाने के लिए सम विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसको ऐसा समझिए आप, जब हम मान लीजिए एक ये देख पा रहे हो जो मैं बना रहा हूँ आपके यहाँ पर, देखिए आपके सामने एक ये पेपर है। अगर आप किसी चित्र को निर्मित करते हो तो पहले उसका आप क्या करते हो, बॉर्डर जो इसको बनाते हो कि उसकी जो उसकी पृष्ठभूमि की से जो बॉर्डर खींचते हो कि आमने सामने की क्या होती है भुजाओं या ऊंचाई या चौड़ाई लंबाई जो भी होती है, आम क्या बनाते हो, सेम बनाते हो। अगर 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर तो ऊपर नीचे बाएं दाएं सब एक समान आप रखते हो। और उसके बाद स्वाभाविक रूप में उसमें क्या आ जाती है,
एक उदासी या कहें सौम्यता का भाव आपके चित्र में जो आपने जो बनाना शुरू करा तो उसमें आने शुरू हो जाती है। तो जब हम किसी चीज को बराबर ऊपर नीचे बाएं दाएं हम जब उसको विभाजित करते हैं, जब किसी चित्र को भी अगर हम बनाते हैं तो उसको भी हम ऊपर नीचे समान रूप से बनाने की कोशिश करते हैं, तो पहले तो विभाजन सम विभाजन समान तौर पे जिस चीज का विभाजन किया जाता है तो वो समान विभाजन होता है। तो उसमें जब चित्र बनता है तो चित्र बनाने के लिए हमें क्या था, सम विभाजन का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। बिना सम विभाजन किए आप चित्र को नहीं बना सकते। और असम विभाजन की अगर हम बात करें तो इसमें अंतराल का विभाजन इस प्रकार किया जाएगा कि ऊपर नीचे दाएं बाएं आमने सामने छोटे छोटे भाग इसमें दिखाई देंगे। देखिए आमने सामने ऊपर नीचे छोटे छोटे भागों की हम बात इसमें दिखाई देने की बात करें तो चित्र में इससे क्या आती है, कहीं ना कहीं गति आती है, तनाव उत्पन्न करने हेतु इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग इसका किया जाता है। देखिए चित्र में गति और तनाव उत्पन्न करने हेतु ये होता है। और इसमें जो अगर हम कहें जो भाव इसमें लिए होती है असमानता सम विभाजन में, इसमें वीरता का भाव, शक्ति का भाव, वेग, हर्ष, प्रेम आदि यहाँ पर दर्शाने के लिए सम विभाजन बहुत ज़्यादा उपयुक्त हो जाता है। ठीक है, अगर हमने किसी मधुबनी पेंटिंग को अगर हम बना रहे हैं तो मधुबनी पेंटिंग के अंतर्गत जब हम किसी स्त्री का या फिर हम बनी ठनी चित्र बना रहे हैं जिसमें राधा कृष्ण का अगर हम बनाएं तो राधा कृष्ण का अगर हम चित्रांकन कर रहे हैं तो आपको पहले सम विभाजन करना अत्यंत आवश्यकता हो जाती है। और असम विभाजन के अंतर्गत क्या होता है, जब हम ऊपर नीचे बाएं दाएं की अगर हम बात करते हैं, सामने ऊपर नीचे, इसमें क्या होता है जो छोटे छोटे भाग जो हमें दिखाई देते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं हमें गति लानी पड़ती है। उस पेंटिंग में जब गति आएगी तो उसमें तनाव स्वयं उत्पन्न होता है। और कभी क्या होता है, कभी हम चित्र में कहीं ऐसे वीरता की भाव में उसको बनाते हैं या शांति का भाव उसमें देखने को मिलता है। तो आवेग और हर्ष, कभी आवेग में गुस्सा और हर्ष थोड़ा आपकी खुशी का, और प्रेम, जैसे अगर राधा कृष्ण के प्रेम का जिक्र अगर हम कर रहे हैं बनी ठनी के अंतर्गत, तो इन दोनों का प्रेम को दर्शाने का जो माध्यम होता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति जो समर्पण का भाव जो चित्रों में देखने को मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं राधा कृष्ण के उसमें दिखाई देता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये सम विभाजन के अंतर्गत हम इसको प्रयुक्त करते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है चित्रकला के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। किसी प्रकार के स्रोत विभाजन में अंतराल में सक्रियता आती है। देखिए किस प्रकार के स्रोत, ऐसा कौन सा स्रोत है जो विभाजन में अंतराल में सक्रियता लाते हैं। आपको पता है एक तो सम है, असम विभाजन। चित्र में क्या सक्रियता का मतलब है, जिस आपने कहा शक्ति, आवेग, हर्ष, प्रेम, ये जो हम दर्शाते हैं ना, ये असम विभाजन के अंतर्गत ही हम इनको क्या करते हैं, उसको पुट करते हैं, या कहें इस प्रकार के स्रोत में विभाजन अंतराल में सक्रियता जो आती है ये सम विभाजन के अंतर्गत आते हैं। आज स्वर्णिम विभाजन की अगर हम बात करें, स्वर्णिम विभाजन ये पद्धति का जो सिद्धांत है किसने विकसित किया था, तो आपको मैं बता दूं यूनानियों द्वारा इस चीज़ को पहले अपने चित्रों में ये उकेरा गया, जिसमें वो देखा गया कि जो तमाम चीज़ों की हमने जो बात करी। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें ग्रीक वासियों ने, यूनानी और ग्रीक, इन लोगों ने क्या करा था, जो स्वर्णिम विभाजन को विभाजन करने की जो पद्धति जो इन्होंने अपनाई, तो ये आपके ग्रीक वासियों ने इसको अपनाया। ठीक है, अब देखिए यूनानियों द्वारा विकसित स्वर्ण अनुपात का नियम क्या है। अगर स्वर्णिम अनुपात का नियम बहुत दफे क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी पूछा जाता है कि स्वर्णिम अनुपात क्या है और स्वर्णिम अनुपात का नियम क्या है। ठीक है, तो कहाँ से प्रतिपादित हुआ, तो यूनान या ग्रीक वासियों से ये हुआ। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें जो महत्वपूर्ण अपने स्वर्णिम अनुपात की अगर हम बात करें तो ये आपका होता है 3:5 और 8:13 का ये क्या होता है, अनुपात लिए हुए अपने आप में रहता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे मध्यकालीन यूरोपीय कलाकारों ने अंतराल का संयोजन किस सिद्धांत के आधार पर किया। अब जो किस सिद्धांत के आधार पर कलाकारों ने जो अंतराल का संयोजन जो किया, ठीक है, वो आपके दृष्टिगत क्षय वृद्धि के अंतर्गत इस चीज को उन्होंने विकसित किया। ठीक है,
ये बहुत ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको भी समझ लीजिए। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जो प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, मध्यकालीन यूरोपीय कलाकारों ने किस पद्धति का प्रयोग यहाँ पर किया, अपने चित्रों में अधिक प्रयोग जो किया, जो यूरोपीय जितने भी चित्रकार हैं उन्होंने जो विभक्ति का जो प्रयोग किया अपने चित्रों में सर्वाधिक रूप में, अगर हम कहें समविभाजित और विभाजन का जो सिद्धांत जो पूर्व में जो दिया था, सम और सम, जो हम यहाँ पर सम की बात करें तो इसमें सर्वाधिक रूप में इन्होंने अपने चित्रों का प्रयोग यहाँ पर किया। अब वहीं अगर हम अंतराल में रेखाओं की कौन सी 3 स्थितियां संभव हैं, अंतराल के अंतर्गत हम ऐसी कौन सी 3 रेखाओं को प्रमुखता से रखते हैं या उनकी संभावनाएं बढ़ जाती है, तो उसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज और वर्ण वाली जो रेखाएं होती हैं उसको हम देखते हैं, जिसे हम तिरछी रेखा के रूप में भी हम इसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये वर्णत और उर्वरक और क्षैतिज ऊपर की ओर और क्षैतिज आपके क्षितिज जो भूमि से सटी हुई और कर्ण थोड़ा सा तिरछी ये होती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कौन सी आकृति त्रिआयामी अंतराल नहीं बनाती है। कौन सी ऐसी आकृति है जो त्रिआयामी अंतराल नहीं बनाती, जो भी है वो आपके वृत्ताकार वो है आकृति जो आपके त्रिआयामी अंतराल को नहीं बनाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, प्राचीन ग्रंथों में अंतराल को किस किस नाम से जाना जाता है। देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर हम समरांगण सूत्राधार के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पर इसको भूमि बंधन के रूप में, बंध के रूप में हमने इसे समझा है। और अभिलाषिता चिंतामणि जो है, इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्थान और निरूपण की भाव यहाँ पर आता है। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्थान, देखिए जैसे पूर्व में हमने जो चित्र में बात करी थी, जो भूमि और स्थान जिस जगह पर बनाता है, तो जहाँ पर चित्र को प्रमुखता से निर्मित किया जाता है वही आपका क्या होता है, अंतराल। ये आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके निश्चित रूप में क्वेश्चन बने। थोड़ा सा अगर हम देखें चित्र के अंतर्गत, देखिए इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण की अगर मैं बात करूँ, देखिए ये क्या होता है, अंतराल एवं रूप की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसमें हमने किस प्रकार से इसको व्यवस्थित किया है, थोड़ा इसको भी समझने की अत्यंत आवश्यकता हो जाती है। देखिए क्या होता है, चित्र भूमि या प्रायः ऊर्ध्वाधर आयताकार, क्षैतिज आकार या वर्गाकार ये होती हैं। ठीक है, मैंने अभी जो आगे मैंने बोला था, ऊर्ध्वाधर आकार की होती है, क्षैतिज आकार की और वर्गाकार के रूप में होती हैं। ठीक है, इसके अनुसार ही रूप की व्याख्या करनी पड़ती है और जो निम्न प्रकार की होती है। देखिए सम, जो मैंने कहा कि समांतरिक, ये क्या होता है, इस पद्धति में ऊर्ध्वाधर मध्य की जो रेखाओं को दोनों में क्या होता है, समान संयोजन यहाँ पर किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और वहीं अगर हम बात करें जो पिरामिड के रूप में जो निर्मित होती हैं, त्रिभुज की जो हमने बात करी थी, तो पिरामिड के आधार पर अगर हम बात करें तो ये पद्धति मध्य उर्वरक रेखा के आधार पर चौड़ा और शीर्ष की ओर क्या होता है, नुकीली होती है। जैसे आपने देखा ही होगा कि त्रिभुज किस प्रकार का होता है। तो अगर हम चित्र के माध्यम से देखें आपके, तो 30वें नंबर का जो चित्र है उसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। ये है, ये देखिए आप क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर जो ये ऊपर क्या होता है, शंकु के रूप में जो तीखापन ये लिया होता है। और अगर वहीं अगर हम देखें 31वें नंबर का जो है, तो ये आप इसको, इस पिक्चर को आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर अभी हम जिक्र करेंगे इसका। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ऊर्ध्वाधर की अगर हमने बात की, जो मैंने 31वें नंबर का कहा कि एक जो पेंटिंग बनी थी ऊर्ध्वाधर, ये क्या होता है, मध्य ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों ओर स्तंभ के समान लंबाई आकृति की संरचना ये की पद्धति का हम इसमें प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा था कि भैया यहाँ पर एक पेंटिंग बना दी गई है, एक जो बनी थी ऊपर नीचे उसकी समान दूरी ऊर्ध्वाधर के रूप में, और विकिरणित की अगर हम कहें, विकिरणित की अगर हम बात करें तो ये केंद्र के चारों ओर क्या आभा विकिरण ये क्या कहते हैं, बनाती हैं। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें और महत्वपूर्ण होती हैं चित्रकला में। इन सभी 6 तत्वों का जो संयोजन के सिद्धांत के अनुरूप प्रयोग कर सफल चित्र
की रचना यहाँ पर क्या होती है, संभव होती है। अब अगर हम कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु की अगर बात करें तो इसको देख लीजिए। किसी भी समतल धरातल पर रेखाओं तथा रंगों द्वारा लंबाई, चौड़ाई, गोलाई, ऊंचाई को अंकित कर किसी आकृति को सृजनात्मक चित्र करना, ये होता है। और देखिए चित्र के तत्वों की हमने जो बात की, 6 तत्व होते हैं, रेखा, वर्ण, रूप, तान, पोत और अंतराल। और अवध गति से बिंदु को अंकित करने को हम क्या कहते हैं, रेखा ये बनाते हैं। ये संपूर्ण रूप से इसमें जो चित्र बन की तमाम चीज़ें आज आ गई हैं। और किसी भी वस्तु या पुंज की आकृति ही रूप है, या मैं अब अगर रूप से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर आगे, जो अंतराल के किसी भी भाग के चारों ओर से घेरी हुई होती है। ठीक है। अब अगर हम वर्ण की बात करें तो ये वर्ण प्रकाश का वह गुण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि अक्षपटल द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बना ये आपके। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 6 नंबर का आप देख पा रहे होंगे, ये लाल, पीला एवं नीला ये प्राथमिक वर्ण होते हैं। आप जो प्राथमिक कलर की कलर, ठीक है, अब उससे सेकेंडरी कलर बनेंगे। देखिए रंग के हल्के और गहरेपन में प्रकाश की मात्रा क्या होता है, तान में हम इसको विभाजित, इसकी फ्रिक्वेंसी, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको विभाजित, किसी भी वस्तु के धरातल का गुण क्या होता है, पोत होता है। और जिस धरातल या भूमि पर चित्र का निर्माण किया जाता है वो द्विआयामी भूमि पर चित्र को जब हम अंतराल वो करते हैं तो ये अंतराल होता है। तो ये अंतराल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपके समक्ष रखे हैं। तो यहीं से आपके क्या होता है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि आप कोई वीडियो आपके परीक्षा के मद्देनजर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। कैसे लगी कमेंट अवश्य करें। अगर जो बच्चा क्लासेस लेना चाहता है तो वो क्लासेस में जुड़ सकता है। ठीक है, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।